कि आप इतनी पीआईएल करते हो, आप हिंदुओं के लिए पीआईएल कम करते हो, मुस्लिम्स के लिए पीआईएल ज़्यादा करते हो, मुस्लिम बेटियों के लिए पीआईएल बहुत करते हो। आपने उनकी 3 तलाक वाली पीआईएल किया, आप उनकी 4 शादी रुकवाना चाहते हो, आप हलाला के खिलाफ पीआईएल किए हो, आप जो है मुताह मिस्यार के खिलाफ पीआईएल किए हो, आपने समान नागरिक संहिता के लिए पीआईएल किया हुआ है, आपने जनसंख्या नियंत्रण के लिए पीआईएल किया हुआ है। मैं आपसे पूछता हूं, मान लीजिए आपकी 3 बहनें हैं, 2 बहनें बड़े संपन्न परिवार में हैं, आराम से रह रहे हैं, खुशहाल रह रहे हैं, कोई उनको दिक्कत नहीं है, कोई उनको पर्दा प्रथा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन एक आपकी बेटी या एक आपकी बहन ऐसी हो गई है जहां उसको एकदम अनेक तरीके की समस्याएं हैं, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो एक भाई के नाते किसकी मदद पहले करना चाहिए, जो दोनों संपन्न है उनकी, या जो तीसरी वाली बेचारी घुट घुट की जी रही उसकी? तो मैंने उनको यही कहा, हमने कहा भैया ये भारत में जो 10 करोड़ मुस्लिम लड़कियां हैं, मुस्लिम बहनें हैं, ये हमारी बहन तो हैं। तो अगर हम उनके लिए पीआईएल, हमने कहा बाकियों के लिए तो सब ठीक है ना, बहुत लोग कर रहे हैं, मैं तो उनको अपनी बहन मानता हूं और मानता हूं उनको इतनी सारी कुप्रथाओं का सामना करना पड़ रहा है, उनको साथ हलाला भी हो रहा है, उनका 4 शादी भी हो रही है, उनका ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, फला भी हो रहा है, ठिकाना भी हो रहा है। तो उसको रुकवाना हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं है? होनी चाहिए। और फिर जब हम कहते हैं भारत में संविधान है, हम कहते हैं भारत में संविधान है, संविधान का मतलब संविधान, ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो उसको कहते हैं संविधान। तो जब भारत में संविधान है तो देश की सभी बहन बेटियों के लिए बराबर विधान होना चाहिए। हमारी 4 बेटियां हैं, चारों को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। वो किसी से शादी करें, किसी से कुछ भी करें, क्या फर्क पड़ता है, अधिकार तो बराबर होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि चूंकि इस पे चर्चा हुई नहीं, कानूनों के ऊपर चर्चा हुई नहीं, विधान के ऊपर चर्चा नहीं हुई, लगातार डॉक्टर 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 तलाशते रहे, डॉक्टर तलाशते रहे, डॉक्टरों ने दवा के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, तो बीमारी ज्यों की त्यों रही, बढ़ गई। स्वाभाविक सी बात है, बढ़ती है। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई भारत में 2% जमीन है, 4% पानी है, जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है। जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर अब नहीं बनेगा तो कब बनेगा? 2% जमीन पे दुनिया की 20% आबादी रहती है, 4% पानी है, दुनिया के 20% लोग मिलकर पी रहे हैं। आने वाले टाइम में तो जमीन के लिए छोड़िए, पानी के लिए भी लड़ाई शुरू हो जाएगी, और शुरू हो चुकी है। दिल्ली में तो आए दिन पानी के लिए लाठियां निकलती हैं, पानी इतना कम होता जा रहा है। तो इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है। और सबसे खास बात यह कि जब मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए संविधान को लेकर सांसदों से मिलता था, इसमें लिखा हुआ है जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, संविधान में लिखा हुआ है, तो सांसद मानते नहीं थे। मैं कहता था भैया संसद में एक सवाल पूछ लो ना, नहीं मानते थे। मुझे लगा अभी सांसदों के पीछे समय खराब करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के पीछे पड़ते हैं, वहीं से कुछ रास्ता निकलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बात सुनी और सुनने के बाद नोटिस जारी किया, तब जाके चर्चा शुरू हुई। उसके बाद फिर संसद में बिल आना भी शुरू हुआ, बाकी चीजें भी शुरू हुई। मैं भोजन पे था दोपहर में, नरेंद्र स्वामी जी के यहाँ पे आए हुए हैं। किधर है स्वामी जी? हैं, हाँ, अच्छा वो बैठी भी हैं, हाँ। तो बहन जी ने लफ्ज़ हाथ पे चर्चा हो रही थी, तो एक भाई साहब ने बोला कानून बनना चाहिए इसके खिलाफ, लेकिन बहन जी ने बोला नहीं नहीं नहीं, कानून से क्या हो जाएगा, स्कूलिंग अच्छी होनी चाहिए। मेरा मानना है दोनों होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। और धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बने, बाकी लिव इन के खिलाफ भी कुछ व्यवस्था हो, उसके लिए तो कानून बनना चाहिए, लेकिन स्कूलिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए, किसी भी देश का जो संविधान होता है वो वहां की रीतियों को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, वहां की प्रथाओं को प्रमोट करने के लिए होता है, वहां के रीति रिवाज को कल्टीवेट करने के लिए होता है, वहां की नीतियों को, वहां की संस्कृति को, उसको प्रमोट और प्रोपोगेट करने के लिए होता है। किसी विदेशी रीति रिवाज, विदेशी चीजों को नहीं होता। आज की डेट में जिसको लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं,
अगर आप उसको हिंदी में कहिए तो लोग बुरा मान जाएंगे, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप को मतलब हिंदी में कहते हैं रखैल। अब उसके लिए दिक्कत यह है, अगर वो बात कह दे तो लोग बुरा मानेंगे। तो वास्तव में मैं सहमत हूं, हम इस मैकाले की शिक्षा पद्धति को क्यों ढो रहे हैं। इस देश में हमारी जो वेद मूलक शिक्षा है, भगवत गीता मूलक जो शिक्षा है, भारतीय संस्कृति मूलक जो शिक्षा है, सर्वधर्म संभाव वसुधैव कुटुंबकम नारी तू नारायणी सबका साथ सबका विकास, ये जो शिक्षा है हमें इसको प्राइमरी एजुकेशन में डालना चाहिए। और इसके लिए भी मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में पीआईएल किया है और हमारी पीआईएल एक्सेप्ट भी हो गई है, सरकार को नोटिस भी जारी हो गया है। और हमने केवल इतना ही नहीं कहा है, हमने ये कहा कि जब भारत का संविधान कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए, छोटे बच्चे बैठे हुए इनके बड़े काम की बात है, सबको समान अवसर कैसे मिलेगा भाई। बीकानेर का बच्चा अलग किताब पढ़ता है, बॉम्बे का बच्चा अलग किताब पढ़ता है, दिल्ली वाला अलग किताब पढ़ता है, गुजरात वाला अलग पढ़ता है, गरीब का बच्चा अलग किताब पढ़ता है, अमीर का बच्चा अलग किताब पढ़ता है। इसी बीकानेर में ही 10 तरीके की किताब होगी, जहां 10,000 रुपए फीस होगी वहां की किताब अलग होगी, जहां 200 रुपए फीस होगी उसकी किताब अलग होगी। जब इंजीनियरिंग का एग्जाम एक, मेडिकल का एक एग्जाम एक, रेलवे का एक एग्जाम, आईएएस का एक एग्जाम, सारे एनडीए का एक एग्जाम, सारे एग्जाम एक, तो हम सिलेबस एक क्यों नहीं कर रहे हैं। और जो भारतीय शिक्षा भारतीय संस्कृति के अनुरूप हो, हम विदेशी चैप्टर क्यों पढ़ा रहे हैं, विदेशी संस्कृति को क्यों पढ़ा रहे हैं। हम बाबर औरंगजेब को क्यों पढ़ा रहे हैं, महाराजा गंगा सिंह को क्यों नहीं पढ़ा रहे, राव बीका को क्यों नहीं पढ़ा रहे, और अलग अलग क्यों, मंत्री और संतरी के बच्चे की किताब अलग क्यों होनी चाहिए, गरीब और अमीर के बच्चे की किताब अलग क्यों होनी चाहिए। गुरुदेव ने अभी कहा हिंदू वो है जो समरसता सिखाए, समान अवसर के बिना समरसता असंभव है और समान शिक्षा के बिना समान अवसर असंभव है। जब तक गरीब अमीर के बच्चे की किताब एक नहीं होगी, क्लर्क और कलेक्टर के बच्चे की किताब एक नहीं होगी, सिपाही और कप्तान के बच्चे की एक किताब नहीं होगी, मंत्री और संतरी के बच्चे की एक किताब नहीं होगी, तब तक सर्वधर्म संभाव समरसता समानता आएगी कैसे। जब तक दलित के बच्चे की और क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके बच्चे की एक किताब नहीं होगी, खाकपति लखपति करोड़पति के बच्चे की एक किताब नहीं होगी, जब तक मेरे बेटे की किताब मेरे ड्राइवर के बेटे की किताब एक नहीं होगी, समरसता आएगी कैसे। और जब समरसता नहीं आएगी तो वो जो गरीब है मेरा, उसको भरमाना, उसको फुसलाना, उसको बहकाना और उसका धर्मांतरण कराना बहुत आसान है। आज की डेट में जो हमारे गरीब परिवारों का धर्मांतरण होता है उनको अच्छी शिक्षा के नाम पे होता है, अरे तुम आ जाओ हम फला स्कूल में एडमिशन करा देंगे, वहां ऐसी ऐसी किताब है, ये पढ़ाया जाता है। अच्छा आप बताइए, पूरे देश में एक किताब लागू करना कोई असंभव काम है क्या, कोई रॉकेट साइंस है क्या। अरे भैया, हिंदी का सिलेबस एक हो सकता है पूरे देश में, इंग्लिश का सिलेबस पूरे देश में एक हो सकता है, मैथ का सिलेबस पूरे देश में एक हो सकता है, फिजिक्स का पूरे देश में एक हो सकता है, केमिस्ट्री का पूरे देश में एक हो सकता है, जूलॉजी का पूरे देश में एक हो सकता है, बॉटनी का पूरे देश में एक हो सकता है। हिस्ट्री का थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि हिस्ट्री में यूपी में राजस्थान में महाराजा गंगा सिंह को पढ़ाना चाहिए और यूपी में वहां के जो शासक है उनको पढ़ाना चाहिए। तो मैं ये मानता हूं अगर आप 10 किताब चलाते हैं तो 10 किताब में से 7 किताब तो एक हो सकती है, 3 किताब छोड़ दीजिए राज्यों के ऊपर कि अपना लोकल इतिहास पढ़ा लें, लोकल भूगोल पढ़ा लें, लोकल इन्वायरमेंट पढ़ा लें। लेकिन अगर 1 नेशन 1 टैक्स हो सकता है, जीएसटी हो सकती है, तो 1 नेशन 1 सिलेबस, 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड क्यों नहीं हो सकता। भाई सिलेबस एक रखो, बिहार वाला हिंदी में पढ़ेगा, बंगाल वाला बंगाली में पढ़ेगा, गुजरात वाला गुजराती में पढ़ेगा, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़ेगा, अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ें। सिलेबस और कंटेंट तो एक हो सकता है कि नहीं। सिलेबस और कंटेंट एक हो जाए, मुझे लगता है जिस भारतीय संस्कृति को हम मजबूत करना चाहते हैं, जिस हम अगड़े और पिछड़े को जोड़ना चाहते हैं, जिस हम दलित और सवर्ण को एक लाइन में लाना चाहते हैं, जो हम छुआछूत कम करना चाहते हैं,
वो सारी समस्याएं 50% कम हो जाएंगी। लेकिन नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि कोचिंग माफिया नहीं होने दे रहे हैं, स्कूल माफिया नहीं होने दे रहे हैं। चूंकि पॉलिटिकल पार्टियों को स्कूल माफिया चंदा देते हैं, पॉलिटिकल और कोचिंग माफिया चंदा देते हैं। इस देश में 5 लाख करोड़ का कोचिंग का धंधा चल रहा है, और वो कोचिंग चलाने वाले ही पॉलिटिकल पार्टियों को, सांसदों को चंदा देते हैं। इसलिए वो 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड और 1 नेशन 1 सिलेबस पे संसद में चर्चा भी नहीं कर रहे। याद रखिए, अगर कोई काम हो रहा है तो 2 चीज के लिए होता है, या तो वोट के लिए या तो नोट के लिए। राजनीतिक पार्टियां 2 चीजों के लिए काम करती हैं, जरा जोर से बोलिए, या तो वोट के लिए या तो, और जो नहीं हो रहा है तो या तो वोट का नुकसान है या तो पूरी ले दे के जो पेंडुलम घूमता है वो वोट और नोट के लिए घूमता है। अगर वोट जाने का खतरा हो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया जाता है, और नोट मिलने का दिख रहा हो तो बड़े बड़े कानून बन जाते हैं। आपने कभी सोचा कि इस देश में एक लाख करोड़ के हाईवे बनते हैं? एक लाख करोड़ के हाईवे बन जाते हैं, तो भ्रष्टाचार खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं बनता? जमाखोरी खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं बनता? कानून बनाने में कोई लागत आएगी क्या? कानून बनाने में कोई लागत आएगी? इस देश में हमारे वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे अच्छी अग्नि मिसाइल बना दिया, 5000 करोड़ तक, 5000 किलोमीटर मार करती है। हमारे वैज्ञानिकों ने 6 महीने के अंदर कोरोना का टीका बना दिया, सबसे अच्छा, सबसे सस्ता, लोग बताते हैं। तो वैज्ञानिकों ने सबसे अच्छी मिसाइल बना दिया, तो हमारे सांसदों ने भ्रष्टाचार अपराध के खिलाफ सबसे कठोर कानून क्यों नहीं बनाया? फंडिंग के खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं बनाया? हवाला के खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं बनाया? एक एयरपोर्ट बनता है, लगभग 10,000 करोड़ का खर्चा आता है। छोटा सा भी एयरपोर्ट बनेगा तो कितना खर्चा आएगा? 10,000 करोड़। एक एयरपोर्ट से कितने लोगों को फायदा होता है? 1 करोड़ लोगों को मैक्सिमम। तो 10,000 करोड़ खर्च करने से एक एयरपोर्ट बनता है, फायदा होता है 1 करोड़ लोगों को। मुफ्त में कानून बन जाए, कोई पैसा नहीं होगा, कोई लागत नहीं होगी, देश के 150 करोड़ लोगों को फायदा होगा। लेकिन कानून नहीं बनता, हाईवे बनता है, क्योंकि ये सबको पता है कि 20% कमीशन हर चीज में है। हाईवे बनाइए, एयरपोर्ट बनाइए, कुछ भी बनाइए, 20% कमीशन सब में है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। इस देश में एक व्यक्ति ने टर्की में किसी के बैंक अकाउंट से पैसा सीज कर लिया था। जैसे हमारे यहाँ भी आते हैं ना, एसएमएस आते हैं कि फटाफट आप ओटीपी बताओ, आपका बिजली का कनेक्शन कटने वाला है, ये कर दो, ओटीपी बनाओ, आपको लिंक भेजी जाती, बोले इस पे क्लिक करो तो आपका, और कई बात आपका अकाउंट हैक कर लेते हैं। आते होगी आपके पास भी, या अखबार में पढ़िए तो रोज ही आपको पता चलता है खाते से अकाउंट हैक करके पैसा निकाल लिया। क्यों होता है? टर्की में मेरे पास, मैं तो पूरा किसको कितनी सजा हुई लेके आया हूं। टर्की में एक व्यक्ति ने किसी का बैंक अकाउंट हैक कर लिया था, उसको 350 साल सजा हुई है। कितने साल की? अब आप सोच रहे 350 साल तो आदमी जिंदा ही नहीं रहता, लेकिन विदेशों में ऐसे सजा होती है जिससे खौफ रहे, लोगों को पता रहे। एक व्यक्ति ने चिटफंड कंपनी बना के नहीं पैसा लूटते हैं कि भाई 100 का 200, 500 का 1000 करने का वादा करते हैं, उसके बाद कंपनी बना के गायब हो जाते हैं। मैक्सिको में एक व्यक्ति ने 16,000 लोगों के साथ चिटफंड कंपनी बना के उसको धोखा दिया था। 16,000 लोगों का पैसा लिया और लेके गायब हो गया। 1,41,000 साल की सजा हुई है। कितनी? जरा जोर से बोलिए। 1,41,000 साल की सजा हुई है। क्या किया था उसने? चिटफंड कंपनी बना के लोगों का पैसा लिया था। हमारे देश में 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, किसी को 7 साल की भी नहीं हुई।
1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ, किसी को 7 साल की सजा भी नहीं हुई। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ, किसी को 7 साल की भी सजा नहीं हुई। अंतर क्या है? शासक, आपको लगता है अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री से ज्यादा ईमानदार हैं, ज्यादा मेहनती हैं, ज्यादा राष्ट्रभक्त हैं? तो जो समस्या यहां है अमेरिका में क्यों नहीं है? अंतर क्या है? कानून का। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, डॉक्टर ढूंढते ढूंढते डॉक्टर अच्छा मिल गया, अब सब लोग अच्छी दवा की मांग करिए। और अभी वर्तमान डॉक्टर से अच्छी दवा बन गई तो बन गई, इसके बाद क्या होगा कोई भरोसा? और डेमोक्रेसी में, अच्छा कुछ लोग सोचते हैं भाई डॉक्टर तो अच्छा चुन लिया तो दवा अपने आप ही बना ले, इतनी चर्चा करने की जरूरत क्या है, बार बार मंचों से कहने की जरूरत क्या है? और हम क्या कर सकते हैं? आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप में से कितने लोग फेसबुक पे, जरा हाथ खड़ा करिए, फेसबुक कितने लोग यूज करते हैं? इतना करते हैं, ठीक है, पर्याप्त है। आप सब लोग, मैं आपसे आग्रह करता हूं, अपने फेसबुक पे फ्रेंड बढ़ाइए, बढ़ा सकते हैं, 5,000 लिमिट होती, 5,000 कर लीजिए। और यदि आप अखबार पढ़ते हैं तो आपको कुछ प्रॉब्लम नजर आएगी, फला जगह चोरी हो गई, फला जगह ये हो गया, सड़क पे मजार बन गई, सड़क पे दरगाह बन गई, फला हो गया, फला हो गया, फला हो गया। पूरा पेपर समस्याओं से भरा पड़ा है। पेपर समस्याओं से भरा है कि नहीं है? जो समस्या आपको पेपर में नजर आए उसकी जड़ में आप जाना, उसकी रूट काज एनालिसिस करना, उसकी वाई एनालिसिस करना, तो आपको रूट काज 2 ही मिलेगा, या तो करप्शन या तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सड़क पे भीड़ है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सड़क बार बार टूट रही है, करप्शन। हॉस्पिटल में भीड़ है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हॉस्पिटल में दवा नहीं है, करप्शन। भारत की 80% समस्याओं का रूट काज क्या है? करप्शन और पॉपुलेशन। लेकिन न तो संसद विधानसभा में करप्शन पे चर्चा होती है, न पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे। सुना आपने कभी कि एक सत्र बुला लिया जाए, भैया आज हम करप्शन पे ही चर्चा करेंगे, हम भारत से घूसखोरी खत्म करेंगे, जमाखोरी खत्म करेंगे, मिलावटखोरी खत्म करेंगे, कालाबाजारी खत्म करेंगे, नशा तस्करी खत्म करेंगे, मानव तस्करी हम इसी पे चर्चा करेंगे? सुना आपने? क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि डेमोक्रेसी में डिमांड एंड सप्लाई होती है। डेमोक्रेसी में क्या होती है? डिमांड एंड। जो जनता डिमांड करती है सरकार उसको सप्लाई कर देती है। जब उनको पता है कि ये हमारे चेहरे से ही खुश है तो कुछ करने की जरूरत क्या है? जब उनको पता है कि ये हमें देख देख के खुश है तो कानून बनाने की जरूरत क्या है?